असाधारण स्वभाव र आजको कार्यक्रमको सुरुवातले नै यो साधारण र असाधारण भन्ने हाम्रो भान भइसकेको छ, प्रमाण पनि भइसकेको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू दर्शन भण्डारीज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि ज्योतिषाचार्य सञ्जीव विश्वज्यू, त्यस्तै भारतबाट पाल्नुभएका प्रख्यात पाल्नुभएका सञ्जीव श्री मनोज कुमार सिंहज्यू, बालगुरु श्री वैष्णवाचार्यज्यू, विश्व पञ्चाङ्ग निर्णायक सङ्घका उपाध्यक्ष ज्ञान प्रसाद भण्डारीज्यू, शोभायात्रा नेपालका अध्यक्ष मधुसूदन खैरेज्यू, नेपाल ज्योतिष परिषद लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष श्री मेघराज आचार्यज्यू, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सभापति श्री गजल पाण्डेज्यू, यस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री मज्यू र ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्तु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघान् ज्योतिरेकन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वप्रथम यहाँ श्री स्वामीनारायण मुक्तिधाम के अधिष्ठित जो देवता हैं उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। नेपाल राष्ट्र के सभी तीर्थ स्थलों, संतों और विद्वानों को हमारा प्रणाम निवेदन। नेपाल कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष श्रीमान लक्ष्मण भंडारी जी, उपाध्यक्ष श्री देवी प्रसाद सुवेदी जी, संस्थापक सचिव श्री अमर बहादुर मगर जी, कोषाध्यक्ष श्री यमराज सुवेदी जी और सम्मानित सदस्यगण सर्वश्री सजलगिरी जी, दुपन प्रसाद भंडारी जी, श्रीमती गीता पौडेल, श्रीमती सुमिता ग्यावाली, श्री अर्जुन उप्रेती, श्री विष्णु प्रसाद भट्टराई, विप्लव सुदीप, प्रभास कुमार मिश्रा जी, श्रीमती रत्न महत एवं श्री कुल प्रसाद भंडारी जी, आप सभी सदस्यों के अतिरिक्त मंच पर नेपाल राष्ट्र के जो भी विद्वान, चूंकि हमारा सभी से परिचय नहीं है, जो बैठे हुए हैं, इसके अलावा समिति के अन्य सदस्य, बंधु, विद्वान, ज्योतिषाचार्य एवं श्रोतागण, हमारे ज्योतिष शास्त्र के जो 18 प्रवर्तक ऋषि हुए, उन सब ने ज्योतिष शास्त्र की एक सामान्य सी परिभाषा दी कि ज्योतिष शास्त्र क्या है और ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है। तो लिखा है कि वेदस्य निर्मलम चक्षुः ज्योतिष शास्त्रम प्रकीर्तितम सिद्धांत संहिता होरा रूपम स्कंत्रयात्मकम। ऋषियों ने ऐसा बताया कि सिद्धांत संहिता और होरा शास्त्र के रूप में ज्योतिष 3 अंगों में है। इसके अतिरिक्त 2 अंग और प्राचीन ज्योतिष के बताए गए हैं, शकुन शास्त्र और प्रश्न शास्त्र। ये भी प्राचीन वैदिक ज्योतिष का ही अंग है। और इसका ज्योतिष शास्त्र का उद्देश्य क्या है? वेदांग के जो 6 अंग हैं उनमें ज्योतिष शास्त्र को नेत्र की संज्ञा दी गई है। हमारे शरीर में नेत्र की क्या उपयोगिता है? नेत्रों से हम सामने का मार्ग देखते हैं और मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, कंकड़ पत्थर हैं, कांटे आदि हैं, उनसे
उन जो अवरोध है उनको इन नेत्रों से देखकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही कार्य ज्योतिष शास्त्र करता है, अनादिकाल से करता चला आ रहा है कि मानव जीवन की जो समस्याएं हैं, मानव जीवन को सुख देने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उनको, तो सुख की वृद्धि में ज्योतिष शास्त्र सहायता करता है और जो अवरोध है उनको दूर करने का प्रयास करता है। जन्मांक देख करके, जन्म कुंडली देख करके दुनिया का, संसार का प्रत्येक ज्योतिषी जो जातक है उसकी समस्याओं को निराकरण करने का प्रयास करता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की जो अपनी विशेषता है, जो अपनी विविधता है, एक किसी अन्य शास्त्र में देखने को नहीं मिलती है। ज्योतिष शास्त्र का जो गणितीय सिद्धांत है उसका एक निश्चित नियम है। पूरे विश्व में जितनी भी विधाएं हैं ज्योतिष की, उनका सबका जो गणित निकालने का सूत्र लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि सूर्य सिद्धांत, वैदिक ज्योतिष के सभी सूत्र, गणित के सभी सूत्र, सूर्य सिद्धांत, लीलावती आदि गणित के माध्यम से दिए गए हैं। लेकिन फलित में विविधताएं हैं। फलित के विषय में जो हमारे 18 ज्योतिष शास्त्र के ऋषि हुए वे भी एक मत नहीं थे, क्योंकि सबने अलग अलग बात की। क्योंकि फलित जो था वो उनका, ऋषियों का अपना अनुभव था। सबने अपने अनुभव के आधार पर फलित शास्त्र का विवेचन किया और जो फलित ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध हैं पूरे विश्व में, वे अनादिकाल के हैं, ऋषियों द्वारा प्रदत्त है। इसलिए हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र देश काल और परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय करता है। तो विषय में फलित शास्त्र को समझने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने अपने कुछ सूत्र दिए। उसी क्रम में दक्षिण भारत के कृष्णमूर्ति जी, उन्होंने वैदिक ज्योतिष का समग्र अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पाश्चात्य ज्योतिष का भी अध्ययन किया और उन्होंने उस ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करके फलित की जटिलता को सरल करने के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति, एक अपनी निजी पद्धति बनाई और उसको कृष्णमूर्ति पद्धति का नाम दिया। अब हालांकि हमारे भारत में तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति इस समय बहुत अधिक प्रचलित हो रही है, क्योंकि वर्तमान में जो कंप्यूटर का युग है 21वीं सदी का, उसमें कंप्यूटर की भी अपनी उपयोगिता है। तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष का प्रचलन भारत में इधर पिछले कई वर्षों से बहुत अधिक हुआ। लेकिन हमारे लिए विशेष प्रसन्नता की ये बात है कि यहाँ श्रीमान लक्ष्मण भंडारी जी ने कृष्णमूर्ति पद्धति को अध्ययन करके, पढ़ करके, जिस प्रकार नेपाल में मैं यहाँ देख रहा हूँ जो लोग आए हुए हैं विद्वान में पूरे नेपाल राष्ट्र से, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो ये समझ में आया कि पूरे नेपाल में भी कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति अपना प्रभाव दिखा रही है। कृष्णमूर्ति ज्योतिष पद्धति की अपनी एक निजी विशेषता है। जहाँ वैदिक ज्योतिष यानी जो परंपरागत ज्योतिष है प्राचीन काल से चली आ रही है, उसमें 9 राशियां, 27 नक्षत्र, इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सी विशेषताएं हैं, उनके साथ फलित का विश्लेषण करता था। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने 9 राशियों और 27 नक्षत्रों यानी प्रत्येक नक्षत्र के 9 भाग किए और उनके अनुसार उन्होंने फल कथन स्पष्ट किया। तो जहां प्राचीन ज्योतिष 27 नक्षत्रों की गणना के आधार पर फलित का विवेचन करता है, वहीं पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष 27 का 9 में गुणा कर दीजिए तो 243 स्थितियों में फलित का विवेचन करता है। इसलिए जो वर्तमान में कृष्णमूर्ति ज्योतिष विशेष महत्व को प्राप्त कर रही है, उसमें उसका योगदान विशेष रूप से ही है कि उसमें जो फलित के नियम हैं वे बहुत ही सरल और सटीक स्थिति में हैं। जैसे हमारे फलित ग्रंथों में ऋषियों ने लिखा कि ग्रहों की वक्री
उदय अस्त नीच आदि 10 अवस्थाएं होती हैं। तो एक जगह पर उदय अस्त और नीच के बारे में लिखा कि उदय राज्य दा गया बकरी देशांतर्गता मार्गी आरोग्य करता चा अस्तेय मानर्थ नासका। यानी जो ग्रह की उन्होंने 3 अवस्थाएं दी कि यदि ग्रह बकरी अवस्था में है तो व्यर्थ में भ्रमण कराएगा, यदि उच्च का है तो, यदि उदित अवस्था में है तो वो राज्य आदि का प्रदान कराने वाला होगा, और यदि अस्त अवस्था में है तो वो जड़त्व को प्राप्त कराएगा, यानी उस स्थिति में वो ग्रह नुकसान करेगा जातक कुंडली में। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने इन सब स्थितियों को नहीं माना। उन्होंने सीधे सीधे नक्षत्र के प्रत्येक नक्षत्र का 27 में विभाजन करके फल की स्पष्टता की। तो जो वर्तमान में, जैसे पहले के समय में जो भविष्यवाणी आदि की जाती थी कि वर्षा होगी या नहीं होगी, या मेदिनी ज्योतिष के आधार पर जो किया जाता था कि कहाँ भूकंप आएगा, कहाँ विप्लव की स्थिति होगी, तो इस फल में बहुत ही जटिलताएं थीं। लेकिन वर्तमान में कृष्णमूर्ति ज्योतिष के माध्यम से प्रत्येक घटना के बारे में सटीक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद की अपनी विशेषता है, और नेपाल राष्ट्र में यह कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद के माध्यम से कृष्णमूर्ति पद्धति प्रसिद्ध हो, जन जन तक पहुँचे, यहाँ की प्रत्येक जनमानस को कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद का लाभ मिले, इसके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। इसके साथ जो सबसे विशेष बात है कि जो यहाँ का आतिथ्य सत्कार है वो हमारे लिए, हालांकि पहली बार तो नहीं कहेंगे, इससे पूर्व जो बच्ची यहाँ खड़ी है श्रेया पौडेल, मैं इसके घर नेपालगंज गया था, तो इनके मम्मी और पापा ने, पहली बार मैं नेपाल में आया था आज से 5-6 वर्ष पहले, तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की जो सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज हैं उनसे मैं अभिभूत हुआ, हमें बहुत अच्छी लगी। और तो वर्तमान में जब कल हम यहाँ आए, यहाँ नेपाल देश के हम कई जगहों के से जो ज्योतिषाचार्य विद्वान आए हुए हैं, हम सभी से मिले, बातचीत की, तो हमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि हम भारत में नहीं हैं। बिल्कुल घर जैसा माहौल हमें यहाँ पर मिला। तो जो आपकी संस्कृति है आतिथ्य सत्कार की, उससे मैं अभिभूत हूँ। तो समिति के सभी सदस्यों को इस के लिए विशेष धन्यवाद। हमारे जो इस नेपाल कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष महोदय, उनको विशेष आभार, कोषाध्यक्ष जी, सचिव जी, इसके अलावा अन्य जो सदस्य हैं उन सभी को हमारा धन्यवाद। और पुनः नेपाल कृष्ण ज्योतिष परिषद के माध्यम से कृष्णमूर्ति ज्योतिष जन जन को लाभ पहुँचाए। आपका नेपाल राष्ट्र ज्ञान विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में लगातार समृद्धि को प्राप्त हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। नेपाल कृष्णमूर्ति ज्योतिष परिषदको तर्फबाट यहाँ मायाको चिरो सधैँभरि सम्झिरहनको लागि भयो। यहाँलाई चाहिँ राज पोसाक लगाइदिनु। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, जय हो।